नमस्कार, मैं ललित कुमार TCMC के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कुछ क्लासों से हम भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अर्थात कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की इस क्लास और आगामी कुछ क्लासों के लिए हम भारत का शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत इसको प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है, कितने बिंदुओं में बांटा गया है और इसमें पूरे भारतीय स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस ढंग से और किस व्यवस्था में पिरोया गया है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। भारत में शिक्षा से संबंधित जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे हम NP 1986 कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ संशोधनों के साथ में वर्तमान में भी यही शिक्षा नीति भारत में लागू है। इससे पूर्व स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। देन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और उसके बाद में 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कोठारी शिक्षा आयोग भी कहते हैं और उसके बारे में पिछली क्लासों में हमने विस्तार से अध्ययन भी किया है। और इन दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति NP 1968 जारी की गई और 1968 की शिक्षा नीति के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे मई 1986 में जारी और लागू कर दिया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इस नई शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज जारी किया जिसका नाम था शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। इस दस्तावेज को जारी करने का उद्देश्य शिक्षा की नीति के संबंध में देशव्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, जिससे कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए पर्याप्त आधार तैयार हो सके तथा समाज के विभिन्न वर्ग अपने विचार, अपनी मांगों और आवश्यकताओं को नई नीति के निर्माणकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके या रख सके। इस आधार पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद जिसे हम केब भी कहते हैं, केब द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। तत्पश्चात मई 1986 में भारत सरकार द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जारी कर दिया गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मुख्य रूप से 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 157 बिंदुओं के अंतर्गत इसको लिपिबद्ध किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भाग में इससे पूर्व के जो दस्तावेज है उनके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें हम कुछ को मुख्य रूप से देख लेते हैं कि मौजूदा हालात में शिक्षा को एक दुराहे पर ला खड़ा किया है। अब न तो अब तक होते आए सामान्य विस्तार से और न ही सुधार के वर्तमान जो तौर तरीके हैं उनकी रफ्तार से काम चल सकेगा। भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमती संपदा है, अमूल्य संसाधन के रूप में है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील और संवेदनशील तरीके से हो और बड़ी सावधानी से की जाए। हर इंसान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिंदगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएं और ज़रूरतें होती है। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत ही सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है। साथ ही अनेक पॉइंटों में जैसे देहात में रोज़मर्रा की जो सहूलतें हैं उनके अभाव में पढ़े लिखे जो युवक हैं गाँवों में रहने को तैयार नहीं है। इसलिए गांव और जो शहर में फ़र्क है उसको कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक
साधन उपलब्ध कराने की बड़ी ज़रूरत है और आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार पर काबू भी पाना होगा और इस समस्या को हल करने में जो सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है वह है महिलाओं को साक्षर और शिक्षित होना। साथ ही अगले पॉइंट में कहा गया है कि अगले दशक तक तनावों और समस्याओं के साथ अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करेंगे। उन तनावों से निपटने और अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए मानव संसाधन को नए ढंग से विकसित करना होगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वे नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्य और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता स्थापित करनी होगी। यह सब अधिक अच्छी शिक्षा से ही संभव हो सकता है। और पहले भाग के अंतिम बिंदु में कहा गया कि अतएव इन नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करें और उसकी क्रियान्वित के लिए तैयार रहे और इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार से भाग ए में मुख्य रूप से भूमिका प्रस्तुत की गई और NP 1986 से भाग 2 जिसे शीर्षक दिया गया शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत कुल 4 पॉइंट रखे गए हैं जिसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का एक सशक्त माध्यम है। ये हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को परखर करती है जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके के अमल की संभावना बढ़ती है और समझ और चिंतन में स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए ज़रूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को संबल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य के निर्माण का एक अनुपम साधन है और इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है। इसी प्रकार से भाग 3 को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है या उल्लेखित किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से अभिप्राय है एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी जिसमें पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग तथा शेष लोचनीय अंग होंगे। उच्च शिक्षा तथा जो तकनीकी शिक्षा है उसमें अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही शैक्षिक प्रत्यावर्तन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के कार्यक्रमों को संसाधन सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व राष्ट्र एक समग्र की तरह से उठाएगा। साथ ही शिक्षा प्रक्रिया का एक पोषक उद्देश्य जीवन पर्यंत शिक्षा है। युवकों, गृहिणियों, कृषकों, औद्योगिक मजदूरों तथा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही मुक्त और जो दूरस्थ अधिगम पर विशेष जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा परिषद MCI को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए मजबूत या सुदृढ़ किया जाएगा। एकीकृत योजना को लागू किया जाएगा यानी इंटीग्रेटेड प्लान बना के उसको लागू किया जाएगा। ये संस्थाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा
प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान अर्थात निपा तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोगी या सहभागी होंगे। यद्यपि राज्यों के शिक्षा संबंधी जो उत्तरदायित्व है वो अपरिवर्तित रहेंगे, परंतु शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ या मजबूत करने के लिए गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने, विकास के लिए जरूरी मानव शक्ति को जानने और नियंत्रित करने, साथ ही अनुसंधान और उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं को देखरेख करने, शिक्षा संस्कृति व मानव संसाधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को देखने तथा संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा के सभी स्तरों पर श्रेष्ठता के उन्नयन करने में केंद्र सरकार अधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगी। नेक्स्ट है समानता के लिए शिक्षा। चौथे भाग में समानता की शिक्षा की बात की गई है। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति जो असमानताएं भारतीय समाज में और शिक्षा में हैं उसको दूर करने और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। साथ ही महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का बखूबी उपयोग किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास में मुख्य बात उनको अन्य जातियों के समान लाना है। इसके लिए प्रोत्साहन, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, लगातार उनसे संबंधित सूक्ष्म योजना बनाना, अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति, साथ ही अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्कूलों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना आदि उपाय किए जाएंगे। तो महिला, SC, इसके बाद में ST यानी अनुसूचित जनजातियों को अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम और जो जनजातियों की जो भाषा है उसमें अनुदेशन सामग्री को तैयार और विकसित करने, आवासीय स्कूल खोलने, इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोलने, प्रोत्साहन योजनाएं बनाने, इनके लिए विभिन्न प्रकार की जैसे उपाय को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। साथ ही समानता तथा जो सामाजिक न्याय है उसकी दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षा पर भी विशेष रूप से अधिक ध्यान दिया जाएगा। देन जो दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उनके लिए जिला मुख्यालय में विशेष स्कूल खोले जाएंगे, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि अध्यापक ये जो विशिष्ट या छात्र हैं या दिव्यांग छात्र हैं इन छात्रों की समस्याओं से निपटने में सक्षम हो। साथ ही सतत शिक्षा के लिए केंद्र स्थापित करके नियोक्ताओं, ट्रेड संघों और इनसे संबंधित जो सरकारी संस्थान हैं इनके द्वारा मजदूर शिक्षा के द्वारा रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ और जो सतत शिक्षा है उसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम को लागू किया जा सकेगा। इस प्रकार से भाग 4 में हमने मुख्य रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक न्याय, जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच से दूर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की पहुंच में कैसे लाया जाए, इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत विस्तार से एक योजना प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य रूप से 4 भागों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम आगे के और जो भाग हैं और उनके बिंदु हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक थैंक यू।